तो अब हम पढ़ने वाले लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि है चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th GSEB बोर्ड। मैन टुक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, सिम्बॉल्स, ड्राइंग एंड साउंड टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशन। यानी कि इंसान ने अपने एक्सप्रेशन का, सिम्बॉल का, ड्राइंग का यूज़ किया था क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। जो भी अपने विचार है, जो भी अपने आइडियाज़ है, जो भी अपनी फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिम्बॉल्स, एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता था पुराने टाइम में। दिस लेड टू, और मतलब इसी की वजह से इन्वेंशन हुआ डायलेक्ट्स का और स्क्रिप्ट्स का। इसी की वजह से इन्वेंशन हुआ डायलेक्ट्स का। डायलेक्ट्स क्या होता है? एक तरह की लोकल लैंग्वेज जैसा मान सकते हैं। और स्क्रिप्ट जो मूवी की जैसी स्क्रिप्ट होती है, बस वैसे स्क्रिप्ट का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। दिस स्क्रिप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट, और ये जो स्क्रिप्ट है इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का। ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो डायलेक्ट है, उसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का। Over a period of a time, language was being used for the expression of thought, the constructive use of language, और यही लैंग्वेज की वजह से कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर का। तो जो सीक्वेंस है वो समझ आई। सबसे पहले हमने बोला था कि इंसान बात करता था एक्सप्रेशन और सिंबल से, उसके वजह से डेवलपमेंट हुआ डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स का। डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट की वजह से डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का। लैंग्वेज की वजह से डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर का। तो ये पूरी सीक्वेंस थी। फ्रॉम एंशियंट टाइम, इंडियन लिटरेचर इट्स नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। तो पुराने ही टाइम से इंडिया का जो लिटरेचर है वो उसकी डाइवर्सिटी की वजह से और यूनिकनेस की वजह से बहुत ही अद्भुत है, इसकी वजह से बहुत फेमस था। इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल। तो दो भागों में हमने लिटरेचर को डिवाइड किया था। एक तो था हमारे पास वैदिक और एक तो था हमारे पास क्लासिकल। इसके अलावा एक और भी पार्ट है जो कि बहुत फेमस है, वो है फोक लिटरेचर। अब लिटरेचर का मतलब क्या होता है? जो भी अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग स्कॉलर्स ने लिखी है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिटरेचर। तो उसी के बारे में हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम चालू करें लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इफ़ वी क्विकली लुक at the history, we can see emerges of variety of language since centuries। यानी कि जब हम देखें तो हमको दिखता है कि बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया के अंदर आई थी। दिस लैंग्वेज इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। यानी कि ये लैंग्वेज की ही वजह से लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ये तो हमने आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ा था। एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर हैव बीन डेवलप्ड। इसकी ही वजह से नई लैंग्वेज और नया लिटरेचर भी डेवलप हुआ था। द बेस्ट एग्जाम्पल, एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। कि संस्कृत लैंग्वेज से कोई कम्युनिकेट नहीं करता, यानी कि कोई इतना ज़्यादा बोलते नहीं है संस्कृत लैंग्वेज, लेकिन फिर भी अगर किसी की शादी है, यानी कि रिलीजियस सेरेमनीज, तो सब संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं। अगर कोई वर्शिपिंग राइचुअल्स हैं, यानी कि कोई पूजा कर रहा है, तब संस्कृत बोला जाता है। तो ये दो जगह पे संस्कृत का यूज़ किया जाता है। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंड। यानी कि लैंग्वेज की वजह से इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। इंसान कोई दूसरे इंसान को कोई भी चीज़ समझा सकता है। किसकी हेल्प से? लैंग्वेज की हेल्प से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से 1 मार्क का। यानी कि ये चैप्टर जो है वो टोटल 4 मार्क का है। मतलब इसमें से 3 मार्क का कोई एक क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क का सेक्शन ए के अंदर आएगा। तो जो 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट इज़ दैट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडिया की सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट कौन सी है? तो वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जिसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया, यानी कि जिसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया। इसकी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही कम है। अब सबसे पहले स्कॉलर आते हैं महर्षि पाणिनि। कौन थे ये? ये थे बहुत ही बड़े संस्कृत ग्रामेरियन, यानी कि संस्कृत का ग्रामर लिखते थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि है अष्टध्यायी, जो कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? संस्कृत के ग्रामर से। कब लिखी गई थी? 4th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। अब संस्कृत लैंग्वेज की बात करते हैं। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यन। संस्कृत जो थी, जो हमने आर्यन ट्राइब्स पढ़ी थी, संस्कृत उनकी लैंग्वेज है। उसके अलावा साधु संत लोगों की लैंग्वेज है। इट हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल लेवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्क में पूछेंगे कौन सी लैंग्वेज को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया है, तो वो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज। एंड संस्कृत इज़ द, और एक और चीज़ कि संस्कृत सबसे बेस्ट लैंग्वेज है अगर कंप्यूटर यूज़ के लिए करना है तो संस्कृत सबसे बेस्ट लैंग्वेज है।
संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। संस्कृत बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज थी ज्ञान के लिए, साइंस के लिए, रिलीजन के लिए, फिलोसॉफी यानी कि लाइफ की स्टडी के लिए संस्कृत बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज थी। तो अब सबसे पहला 3 मार्क का क्वेश्चन जो आता है वो है वेदास के बारे में पूछेंगे। तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले, वेदा मीन्स नॉलेज। वेदा का मतलब होता है ज्ञान, और वेदास हमारे पास 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेदास हमारे पास है। सबसे पहले शुरू करते हैं ऋग्वेद से। तो 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेदा कौन सा है? सबसे पुराना वेदा ऋग्वेदा है। अब ये जो है इसके अंदर 1028 वर्सेस है, इसके अंदर 1028 वर्सेस है, किसके अंदर? ऋग्वेदा के अंदर। और ये जो ऋग्वेद है इसको हमने 10 भागों में डिवाइड किया है, 10 डिविजन्स में इसको हमने डिवाइड किया है। और ज़्यादातर जो वर्सेस है वो गॉड के लिए प्रेयर है ऋग्वेदा के अंदर। और ये जो वर्सेस इसको यूज़ कब किया जाता है? तो तब यज्ञास परफॉर्म किया जाता है, तब ये वर्सेस को यूज़ किया जाता है। अमॉन्ग द वर्सेस दोज वर्शिपिंग उषा द गॉडेस ऑफ द डॉन आर फैसिनेटिंग। यानी कि ये सारी वर्सेस में से जो वर्सेस उषा, जो देवी उषा देवी के लिए, जो कि सुबह की देवी है, गॉडेस ऑफ डॉन है, वो उनके लिए जो वर्सेस लिखी गई है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, यानी कि अट्रैक्टिव है। This work described political, social, religious matter of the Aryans who were residing in the region of सप्त सिंधु। यानी कि ऋग्वेदा के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस चीज़ें लिखी गई है जो कि आर्यंस के बारे में लिखी गई है, जो कि सप्त सिंधु जगह पे रहा करते थे। तो ये था हमारा सबसे पहला ऋग्वेद। अब नंबर 2 पे आता है सामवेद। तो ऋग्वेद के बाद और भी 3 वेदा डिस्कवर किए गए थे। सामवेद, इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है। एक तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे रिसाइटेशन ऑफ वर्सेस, यानी कि जो वर्सेस होती है उसको बोला जाता है, उसको रिसाइट किया जाता है, किसके अंदर? सामवेदा के अंदर। और दूसरा, सामवेदा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कहते हैं। ये था हमारा सामवेद। अब तीसरा आता है यजुर्वेद। इट इज कॉल्ड वेदास ऑफ यज्ञास। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेदास ऑफ यज्ञास, यानी कि यज्ञास के टाइम पे इसको यूज किया जाता है, इसलिए वेदास ऑफ यज्ञास भी कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। उसके अलावा इसके अंदर दोनों फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे प्रोस भी है और यहाँ पे वर्स भी है, दोनों फॉर्म में ये लिखा गया है जो हमारा यजुर्वेद है वो। अब तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, दिस डिस्क्राइब द हिम्स रिसाइटेड एट द टाइम्स ऑफ यज्ञास, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स। यानी कि इसके अंदर जो हिम्स है, इसके अंदर जो रिचाज है वो किसके बारे में? तो एक तो वो यज्ञास के बारे में, दूसरा वो रिलीजियस प्रैक्टिस है, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे, शादी करवा रहे कोई भी, तो उसके बारे में भी इसके अंदर लिखा गया है। और जो राइचुअल्स, जो प्रथाएं हैं, उसके बारे में भी यजुर्वेदा के अंदर लिखा गया है। अब जो हमारे पास चौथा वेद आता है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ राइचुअल्स एंड संस्कार। ये तो बहुत ही ईजी, इसके अंदर राइचुअल्स और संस्कार के बारे में लिखा गया है। तो बस यहाँ तक लिखना था हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन जो कि था वेदास के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद लिटरेचर गिव्स अस विविड डिस्क्रिप्शन, यानी कि बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है, एंड एनालिसिस ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। तो ये कहता है यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, ये उपनिषद के अंदर लिखा गया है। द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, वो मिस्ट्रीज जो है वो भी उपनिषद के अंदर है। मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि मटीरियलिस्टिक यानी कि पूरे पैसों से भरी हुई ये दुनिया है, उसके बारे में भी उपनिषद के अंदर लिखा गया है। अब 2 उपनिषद के हमको नाम याद रखना है, एक है बृहदरण्य और दूसरा है छंदोगया। ये 2 उपनिषद के नाम है। आर द अर्लीस्ट उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। दे आर 108 एज मेंशन इन मुक्तिको उपनिषद। अब एक उपनिषद जिसका नाम है मुक्तिको उपनिषद, उससे हमको पता चला कि हमारे पास टोटल 108 उपनिषद है। तो अब हम बात करेंगे ब्रह्मनिकल लिटरेचर की। मैनी ब्रह्मनिकल एपिक्स वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, यानी कि बहुत सारा ब्रह्मनिकल एपिक्स लिखे गए थे ताकि लोगों को वेदास के बारे में समझ आए। Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature। यानी कि वही कह रहे हैं, वेदास के बारे में पोइटिक फॉर्म में ब्रह्मनिकल लिटरेचर के अंदर भी लिखा गया था।
Vedic literature and directive principle regarding behavior have been explained broadly। तो फिर से वही कह रहे हैं कि वैदिक में जो भी लिटरेचर है, वैदिक के बारे में जो भी चीज़ है वो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहला जो इसके अंदर पढ़ते हैं हम वह है अरण्यकाश। आर्यंस यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन अरण्यकाश, यानी कि अरण्यकाश एक तरह का जंगल है जहाँ पे आर्यंस अपना आखिरी वक्त बिताया करते थे। और ये जंगलों के बीच में आर्यंस ने आश्रम भी बना के रखा था, और यहाँ आश्रम में इन्होंने कुछ लिटरेचर भी डेवलप किया था, और वो लिटरेचर का नाम ही था अरण्यकाश। यानी कि पहले अरण्यकाश को हम जंगल कह रहे हैं और बाद में अरण्यकाश को हम एक लिटरेचर कह रहे हैं। अब आता है वेदांगास। द वेदांगास लिटरेचर डील विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। अब वेदांगास के अंदर क्या क्या आता है, तो रिलीजियस प्रैक्टिस आता है, रिचुअल्स आता है, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो ये हमको ट्रू फॉल्स में एक मार्क में पूछ सकते हैं कि वेदांगास के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस आता है, रिचुअल्स आता है, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो ये सही बात है, ट्रू। अब हम बात करते हैं आगे रामायण और महाभारत जो कि एपिक थे, इसकी बात करते हैं। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक कैन बी ट्रेस्ड, मतलब अगर कोई भी ये एपिक्स को पढ़ता है तो वो सेकेंड सेंचुरी में वापस चले आता है, यानी कि ये सेकेंड सेंचुरी से रिलेटेड है। द रामायण, सबसे पहले बात करते हैं रामायण किसकी कहानी है, तो राजा की, जिनका नाम था रामचंद्र, जो कि अयोध्या के राजा थे। द रामायण इज स्मॉलर एपिक देन महाभारत, यानी कि महाभारत बहुत ही बड़ी एपिक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रामायण। अब महाभारत के अंदर है क्या, तो इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, यानी कि बहुत सारी एडवेंचरस स्टोरीज है इसके अंदर। उसके अलावा महाभारत पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एपिक है, वो है महाभारत। इसके अंदर 1,00,000 वर्सेस है। दिस डिस्क्राइब द वॉर, मतलब इसके अंदर है क्या, तो मेन जो चीज़ है वो है कौरवास और पांडवास के बीच में जो जंग हुई थी, जो वॉर हुई थी, वही महाभारत के अंदर लिखी गई है। उसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ भी इसके अंदर है। अब जो एक मार्क का क्वेश्चन आता है भगवत गीता के बारे में बताओ, तो भगवत गीता सबसे पहली चीज़ महाभारत का ही एक पार्ट है। इसके अंदर डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल के बारे में लिखा गया है, यानी कि फिलोसॉफिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिखा गया है। इट कन्वेज, अब ये ऐसा कहते हैं जो हमारे पास भगवत गीता है उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी को भी मोक्ष अटेन करना है, यानी मुक्ति अटेन करनी है, सेल्वेशन चाहिए, तो उसको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। यानी कि या तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, ज्ञान यानी कि नॉलेज, कर्म यानी कि अच्छे काम, और तीसरा भक्ति यानी कि वर्शिप करना पड़ेगा, तभी उसको मोक्ष मिल सकता है। ऐसा कहाँ पे लिखा गया, ऐसा लिखा गया भगवत गीता के अंदर, जो कि महाभारत के अंदर है। अब दोनों ही रामायण और महाभारत लोगों की ज़िंदगी पे बहुत ही अच्छा असर ला रहे हैं, जो कि संस्कार भी लोगों में भर रहे हैं। रामायण और महाभारत जो है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस, यही टाइम पे संस्कृत लिटरेचर भी डेवलप हो गया था, विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में था क्या, तो खास चीज़ वो 2 चीज़ों के मिक्सचर से बना था, जिसमें रिलीजन के बारे में भी था और इंसान की लाइफ के बारे में भी था। ये दोनों का ही मिक्सचर था संस्कृत लैंग्वेज। द पुराणास played an important role in explaining initial Vedic religion of earlier time। तो एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अर्लीस्ट जो इनिशियल वैदिक रिलीजन था उसको किसने एक्सप्लेन किया था, तो उसको पुराणास ने एक्सप्लेन किया था। जैसा हमने वेदास पढ़े थे बस वैसे ही पुराणास होते हैं, तो पुराणास ने क्या एक्सप्लेन करके दिया, वैदिक रिलीजन को एक्सप्लेन करके दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ्स वेर कंपोज। यही टाइम पे जब संस्कृत लैंग्वेज डेवलप हुई थी तो बहुत सारे स्क्रिप्चर भी लिखे गए और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए थे। अब स्क्रिप्चर के अंदर क्या होता है, तो साइंस और फिलोसॉफी की बातें होती है। जैसे कि कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, जिसके अंदर किस किस के बारे में लिखा गया है, तो आर्ट्स, मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में लिखा गया है। द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन्स, अब ये तो हमने बात करी किसकी, ये तो हमने बात करी स्क्रिप्चर की। अब हम बात करते हैं स्मृति ग्रंथ की। तो स्मृति ग्रंथ के अंदर रिलीजियस टीचिंग यानी कि रिलीजन में जो पढ़ाया जाता है, जो कानून है, लॉज है, जो कस्टम रीत रिवाज जो है वो लिखा जाता है स्मृति ग्रंथ के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं कि
अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटर्न इन पाली लैंग्वेज। जो पुराने टाइम का बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में था? वो पाली लैंग्वेज में था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क का क्वेश्चन। और इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिपिटिका। तो वो कौन कौन से है 3? एक है सुक्त पिटिका, दूसरा है विनय पिटिका और तीसरा है अभिधामा पिटिका। बिसाइड मैनी अदर वर्क वेर ऑल्सो कंपोज्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। बहुत सारे और भी काम लिखे गए थे बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर। गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोयम एंड ड्रामास। तो 1 मार्क का क्वेश्चन कि गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता था? गोल्डन पीरियड। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत में पोएम्स और ड्रामास बने गए थे। कौन से पीरियड में? गुप्ता पीरियड में, जिसलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता था। अब आता है अब कालिदास, भवभूति, भैरवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, मांग, ये सब ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास ने लिखा था कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार। ये सारी बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें थी जो कि कालिदास ने लिखी थी। अब हम बात करते हैं बाण की। तो बाण ने लिखा था कादम्बरी और हर्षचरित। अब हर्षचरित है क्या? तो हर्षचरित जो है वो बायोग्राफी है किंग हर्षा की, जो कि किसने लिखी थी? बाण ने लिखी थी। अब हम बात करें और भी बहुत बहुत फेमस स्कॉलर्स है, जैसे कि भवभूति ने लिखी उत्तरामचरित, भैरवी ने लिखी किरत अर्जुनियम, विशाखा दत्ता ने लिखी मूद्र राक्षस, शूद्रक ने लिखी मृच्छकटिकम, दांडी ने लिखी दश कुमार चरित। अब ये सब कौन से टॉपिक पे लिखते थे? तो रोमांस, एलिगोरीज, कॉमेडीज, पॉलिटिकल इवेंट्स, फिलोसॉफी, ये सारे टॉपिक पे लिखा करते थे। वर्सेस वेर कंपोज्ड इन द अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज, यानी कि गुजराती भाषा में भी बहुत सारी वर्सेस लिखी गई थी। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप एंड मैनी लिटरेरी वर्क वेर कंपोज्ड इन इट, यानी कि थोड़े ही समय में गुजराती लैंग्वेज भी डेवलप हो गई और उसके अंदर भी बहुत सारे काम लिखे गए थे, बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लैंग्वेज। अब कौन कौन से ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने लिखा था गुजराती लैंग्वेज में? नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अक्खो, प्रेमचंद, प्रीतम, ये सब जो है वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, नरेटिव पोएम्स और छप्पास लिखा करते थे गुजराती लैंग्वेज में। और भी बहुत सारे पोएट्स हैं, जैसे कि नर्मद, नवल राम, किशोर लाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतराम, रूपराम नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी, ये सब जो है गुजराती लिटरेचर में बहुत ही फेमस थे। तो ये तो हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा, फिर गुजराती लिटरेचर पढ़ा। अब थोड़ी सी द्रविडियन की बात करते हैं। तो द्रविडियन की टोटल 4 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इसमें ये लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखा करते थे, अपना लिटरेचर लिखा करते थे। और 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है तमिल। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो कि क्रिश्चियन एरा को बिलोंग करती है, तभी ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है। According to the tradition, 3 literary gatherings and sangams were held at which many sages and poets recited their composition. अब ऐसा कह रहे हैं कि ट्रेडिशन के हिसाब से, रीत रिवाज के हिसाब से 3 गैदरिंग हुई थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, पोएट्स लोग, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर लोग इकट्ठा होते थे और जो भी उन्होंने चीज़ लिखी है उसको रिसाइट करते थे। अब वो कौन कौन सी चीज़ों पे टॉपिक पे लिखा करते थे? तो पॉलिटिक्स पे, वॉर पे, लव पे। जैसे कि फेमस एक किताब है इथु तोकई, इसके अंदर 8 पोएम्स के बारे में लिखा गया है। तोलक अपियम, इसके अंदर ग्रामर के रिलेटेड लिखा गया है। और तीसरा है पथु पथु, ये 10 सॉन्ग्स के बारे में लिखा गया है। तो ये सब कहाँ पे लिखा गया था? संगम जो हुआ था वहाँ पे इसको रिसाइट किया गया था। अब एक स्कॉलर है जिनका नाम है थिरुवल्लुवार, इन्होंने लिखा था कूरल, और जिसके अंदर वर्सेस था और जो कि लाइफ और रिलीजन से जुड़ा हुआ था, यानी कि ये टॉपिक लाइफ और रिलीजन था। अब हम बात करें कि शीलपदीकरम और मणिमेखलाई, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि तमिल लिटरेचर में लिखी गई थी।